Hello guys, this is Vijay Chaudhary. Welcome to my channel Numerically Pathsara. Today we discuss the new topic class 11th physics. इसमें चल रहा था हमारा, अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें डिफरेंशिएशन पढ़ा था। मैथमेटिकल टूल्स में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? डिफरेंशिएशन के दो पार्ट पढ़े थे। उसके बाद हमने शुरू कर दिया था यूनिट डायमेंशन और मेजरमेंट का पार्ट। वो कंप्लीट होने के बाद अब हमें काइनेमेटिक्स स्टार्ट करना है। तो काइनेमेटिक्स स्टार्ट करने से पहले हमें जानना ज़रूरी है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जो है ना, बेसिकली जान लो, अगर बिना इंटीग्रेशन के फिजिक्स समझना मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन के बिहाफ पर ही हम फिजिक्स के क्लास 11th और 12th की फिजिक्स के 90% डेरिवेशन इंटीग्रेशन के बिहाफ पर ही करते हैं। तो समझ लो ये जो पार्ट है, जो कॉन्सेप्ट है, ये क्या है? सोल ऑफ द फिजिक्स है। तो इसे जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए, और बहुत कुछ नहीं है, वो कुछ 2, 3, 4, 5 फार्मूले हैं। जैसे आपने डिफरेंशिएशन में देखा, ऐसे ही इसमें भी है, उसका अपोजिट होता है। उसमें डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि बड़ी चीज़ को हम छोटी करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। यहाँ पर छोटी चीज़ से बहुत बड़ी चीज़ फाइंड कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन फिजिक्स में वहाँ यूज होते हैं जहाँ पर कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जहाँ पर चीज़ों को हम सीधे नहीं अप्लाई कर सकते, सीधे फार्मूले पे नहीं फाइंड कर सकते, एरिया को जैसे मान लो लेंथ इंटू विड्थ से नहीं फाइंड कर सकते। जहाँ पर वेरिएबल चीज़ें आ जाती हैं वहाँ पर हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। तो हमारी जो फिजिक्स है अब आगे स्टार्ट हो रही है, अच्छी फिजिक्स स्टार्ट हो रही है। अच्छी फिजिक्स का मतलब काइनेमेटिक्स, आगे चल के न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, सब में इंटीग्रेशन का बहुत बड़ा रोल है। तो इसीलिए हम आज इंटीग्रेशन सीखेंगे। इंटीग्रेशन का जो है बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं और इसको फिजिक्स में कैसे अप्लाई किया जाएगा, फिर हम इसकी बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का सबसे पहला पार्ट है, सबसे पहले इसका सिंबल देख लो। इसका सिंबल कुछ ऐसा, ये इंटीग्रेशन का सिंबल होगा। तो ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, सबसे पहला जो फार्मूला है वो है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन किस तरह से किया जाएगा, इसका फार्मूला क्या है? तो सीधा सा फार्मूले को तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। x टू द पावर n का फार्मूला, इसको जब इंटीग्रेट करते हैं तो x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 आता है। फार्मूला x टू द पावर n प्लस 1, मेरा x थोड़ा सा खराब बनता है, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, ये फार्मूला होता है। अब इसी पर बेस्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि ये फार्मूला अप्लाई करना हमें आ जाए समझ में। फॉर एग्जाम्पल x स्क्वायर dx, सिंपल सा एग्जाम्पल, x स्क्वायर dx। अब सोचो n की जगह पे क्या है? 2 आया, तो सिंपली x टू द पावर 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। तो ये क्या आ गया? जहाँ जहाँ n था बस वहाँ हमने 2 कर दिया, 2 प्लस 1 फार्मूले में वैल्यू रख दी। तो ये हो गया x क्यूब डिवाइड बाई 3। और भी एक अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो 2x टू द पावर 5। अब 2x टू द पावर 5 का एग्जाम्पल हो गया। 2 कांस्टेंट है, जैसे उसमें कांस्टेंट था इसमें भी कांस्टेंट है, तो 2 को हम बाहर लिख लेंगे 2। अब x टू द पावर 5 dx, यही बचा, सेम यही फार्मूला अप्लाई करो तो देखो क्या हो जाएगा। 2 कांस्टेंट है, बाहर रखेंगे, x टू द पावर 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 5 प्लस 1। ठीक, अब इसको 2x टू द पावर 5 प्लस 1 कितना हो गया? x टू द पावर 6 डिवाइड बाई 6। अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लेते हैं, 2 3 जा हो जाएगा, मीन्स x टू द पावर 6 डिवाइड बाई 3। तो इस तरह से और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल में ले लेते हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। चलो ये ले लिया हमने एक इक्वेशन की तरह। अब सोचो dx तो सब में आएगा, मल्टीप्लाई ब्रैकेट के बाहर है, मीन्स इसको ऐसे लिख लो x स्क्वायर dx प्लस 2 कांस्टेंट है, बाहर रखेंगे x dx प्लस 1 है तो dx केवल 1 इंटू dx। ठीक है ना? अच्छा, तो देखो क्या होगा, x स्क्वायर का सिंपल, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा? n की जगह कितना है? सेम फार्मूला, x टू द पावर 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 प्लस 2। x पर पावर कितना है? कुछ नहीं दिख रहा है, तो पावर कितना है? 1 है ना, तो 2 इंटू एक्स टू द पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 प्लस। अब यहाँ x तो है नहीं, x नहीं है, 1 है केवल,
तो 1 को x के टर्म में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? 1 को x के टर्म में लिखना चाहो तो इसको आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो भाई? 1 को x टू द पावर 0 dx, है ना सिंपल। तो 1 किसी भी वैल्यू पर अगर 0 पावर लगा दो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो x टू द पावर 0 इंटू डी एक्स। अब n की जगह आ गया 0, तो x टू द पावर 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 0 प्लस 1 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स टू द पावर 0 प्लस 1 क्या बनेगा? एक्स टू द पावर 1 डिवाइड बाई 1। तो फाइनली इसको क्या लिख सकते हो आप? एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्यों एक्स? एक्स टू द पावर 1 एक्स ही होगा, डिवाइड बाई 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से एक्स टू द पावर n के फार्मूले का यूज आप कर सकते हैं। देखिए इसी में अगर हम बात करें कि ये इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है कैसे आता है, क्यों आता है। जैसे मान लो ये y एक्सिस होता है आपका और ये x एक्सिस होता है, और यहाँ तक कि हमें एरिया अगर फाइंड करनी है, सोचो एरिया फाइंड करनी है, तो अगर इसकी एरिया फाइंड करनी है लेंथ इनटू विड्थ तो कर नहीं सकते, तो क्या करें? ये वैल्यू तो हमें पता है कि चलो ठीक है ये वैल्यू हमारी क्या हो गई? x हो गई, लेकिन ये वैल्यू y है पता नहीं। तो क्या किया जाता है, इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया जाता है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, छोटे छोटे पार्ट में इसको हम जो डिवाइड कर लेते हैं, और एक बहुत ही मतलब ये पॉइंट का डिफरेंस होता है, ये तो मैं थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा हूँ, लेकिन एक लाइन होती है, सिंगल एक लाइन होती है। तो ये जो एक लाइन है इस पार्ट को, या मान लो कि इस पार्ट को, ये छोटा सा पार्ट, किसी भी एक पार्ट को हम dy मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? dy मान लेते हैं। अगर ये लाइन dy है, ऐसे dy बहुत सारे dy सब मिल जाए अगर, तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये x इंटू dy का जो कॉन्सेप्ट आता है, x इंटू dy, एरिया मतलब लेंथ इंटू विड्थ बोल सकते हो, x इंटू dy, इस तरह से जो टोटल वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है तो वहाँ हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो मैथ में आपको अच्छे से बताया जाता है, लेकिन फिजिक्स में बस बेसिक ही कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है। तो देखिए दूसरा जो फार्मूला अगर हम देखें, दूसरा फार्मूला हम ले सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स। 1/x इंटू डी एक्स अगर इस फॉर्म में दिया है, dx के रिस्पेक्ट में 1/x लिखा हुआ, तो ये सीधा सा फार्मूला हो जाएगा log x प्लस सी भी लिखा जाता है इंटीग्रेशन में, प्लस सी मतलब ये बाउंड कर दिया जाता है, इसके आगे अब ये नहीं बढ़ सकता, तो log x प्लस सी। नहीं, फिजिक्स में नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। अच्छा जैसे, अच्छा तीसरा फार्मूला हम ले सकते हैं, आप याद करो tan x का sec स्क्वायर x बना देते, तो sec स्क्वायर dx का क्या हो जाएगा? sec नहीं, पहले साइन ले लो, sin x dx, sin x इंटू डी एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? यहाँ ये माइनस कॉस एक्स होगा, डिफ्रेंसिएशन में आपने पढ़ा था sin x का cos x होता था। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx का हो जाता है sin x प्लस सी, लिख दो प्लस सी, फार्मूले में लिख सकते हो cos x dx। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x की अगर बात करो, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर dx अगर है, sec स्क्वायर x है, sec स्क्वायर x, sec x स्क्वायर नहीं कर देना, sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ये tan x। याद करो डिफरेंशिएशन का उल्टा हो रहा है, डिफरेंशिएशन में tan x का sec स्क्वायर करते थे आप, यहाँ इंटीग्रेशन में sec स्क्वायर x का क्या हो गया? tan x होगा। अच्छा, और e टू द पावर x, ये ऐसा एक फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन भी सेम होता है और डिफरेंशिएशन भी सेम होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। ठीक, अच्छा अब अगर हम एक और बात करें, डेफिनेट इंटीग्रल, बड़ा इंपॉर्टेंट फिजिक्स में जो यूज होगा, डेफिनेट इंटीग्रल, इसमें फार्मूला तो हमारा वही होता है। जैसे मान लो हमने एक एग्जांपल ले लिया x dx,
और इसकी लिमिट दे दी x1 से x2 तक। ये हमारा, इसको एग्जाम्पल से समझो डेफिनेट इंटीग्रल को। x1 लोअर लिमिट, नीचे जो लिखा है उसको लोअर लिमिट बोलेंगे, ऊपर जो लिखा है उसको अपर लिमिट बोलेंगे, और ये हमारा x इंटू डी एक्स, ये एग्जाम्पल है। तो अभी ये x1 और x2 को भूल जाओ। सबसे पहला काम करो, जैसे आपने सबसे पहले x टू द पावर n अप्लाई किया था, वही काम इसमें करो। और सोचो अगर ये x1 x2 नहीं है तो x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर 1, तो x टू द पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1। और जो हमारी लिमिट है, लोअर लिमिट कितनी x1, अपर लिमिट कितनी x2, इसको अभी यहाँ पर ऐसे लिख लो, लिमिट अप्लाई करना भी बता रहा हूँ। अब ये वैल्यू कितनी हो गई, एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट हमारी क्या चल रही है, x1 से x2 चल रही है। अच्छा, अब ये 2 तो कांस्टेंट है, तो 1/2 बाहर निकाल लो भाई, एक्स स्क्वायर x1 से x2 हो गई। अच्छा, अब देखो 1/2, अब आपको लिमिट रखना बताता हूँ। लिमिट रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, सबसे पहले x2 को रखेंगे, अपर लिमिट को, x की जगह x की दो वैल्यू है, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है, x की वैल्यू x1 से x2 जा रही है। जैसे मान लो ये x एक्सिस है, ठीक है, और ये यहाँ पर हमारा x1 है, यहाँ पे x2 है, तो इसकी लिमिट हो गई ना, ये मिनिमम x1 और मैक्सिमम, तो ये वैल्यू इसी के बीच में लाई करेगी, x की वैल्यू इसी के बीच में लाई करेगी, तो क्या होगी, तो उसको इस लिमिट के थ्रू हम बताते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये भी फिजिक्स में बहुत यूज होने वाला है। तो अभी ये कॉन्सेप्चुअली समझो। अभी एक एग्जांपल प्यारा सा लेता हूँ। अब देखो x की जगह पहले अपर लिमिट x2 आएगा, x2, और जो पावर रहेगा वो लिख दिया करो स्क्वायर, माइनस लगाएंगे, माइनस, ध्यान से। अब x की जगह लोअर लिमिट, माइनस लगा के x की जगह लोअर लिमिट, x की जगह लोअर लिमिट कितना, x1 स्क्वायर रहेगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसी में एक एग्जाम्पल ले लो। अब जैसे मान लो ये होता इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और लिमिट होती 1 से 2, ध्यान से, लिमिट होती 1 से 2। पहला काम है इसको इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट हमेशा बाद में रखेंगे। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स 2 प्लस 1 3, एक्स टू द पावर एन की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 हो गया। सीधे बता दे रहा हूँ, समझ में आ जाना चाहिए। अब देखो लिमिट रख दो, 1/3 बाहर रख लो, 1/3 बाहर हो जाएगा, एक्स क्यूब, और लिमिट लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2, तो 1/3 बाहर है। अब x की जगह सबसे पहले क्या आएगा, 2 आएगा, और ऊपर क्या है, क्यूब है, माइनस लगाओगे। अब x की जगह लोअर लिमिट रखो, और क्या है, क्यूब है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 1/3 और 2 का क्यूब क्या हो गया 8, माइनस 1 का क्यूब 1, फाइनली 8 माइनस 1 7/3 इज योर आंसर। तो लिमिट रखना समझ में आना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिमिट रखने का तरीका आपको समझ में आना चाहिए, तो नोट करें इसको। देखो एक चीज और समझो ध्यान से, जैसे मान लो कहीं पे दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। सबसे पहले तो समझो इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट वैल्यू c इंटू जैसे डी एक्स, फार्मूला अगर समझो, कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, c तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इसी के रिस्पेक्ट में, तो इसी के रिस्पेक्ट में यहाँ कुछ नहीं है, 1 तो है ना, 1 है, इसका मतलब c यहाँ पर 1 है, तो उसकी जगह x टू द पावर 0 लिख सकते हो, इंटू डी एक्स लिख सकते हो, तो c तो रहेगा ही। x टू द पावर 0 का जब करेंगे आप, तो x टू द पावर फार्मूला, x टू द पावर n वाला फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला x टू द पावर n dx का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, फिजिक्स में सबसे ज़्यादा यही यूज होने वाला है, ठीक है ना। तो देखिए x टू द पावर 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 0 प्लस 1, तो c x टू द पावर 1 डिवाइड बाई 1, फाइनली c इंटू एक्स। तो कोई भी डिफ्रेंसिएशन हो, जैसे मान लो ये डी डब्ल्यू है, डी डब्ल्यू, अगर यहाँ कांस्टेंट c नहीं होता, केवल ऐसे dx होता, केवल dx होता, तो dx का डिफ्रेंसिएशन क्या हो रहा है, x हो रहा है ना, इंटीग्रेशन x हो रहा है ना, ऐसे डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, w हो जाएगा। ऐसे dy लिखा है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ऐसे dv लिखा हुआ है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v हो जाएगा।
डी यू लिखा हुआ है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपको सीखना है। अच्छा, अब एक और अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं प्यारा सा, ताकि आपको और समझ में आए, लिमिट के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझें, क्योंकि लिमिट का कॉन्सेप्ट मैंने पहले बोला बड़ा ही ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, और x टू द पावर n का जो फार्मूला है वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वजह से इस पर एग्जांपल और हम ले लेते हैं और उसको आप समझने की कोशिश करें, बाकी असाइनमेंट में हम लोग करेंगे। देखिए, क्योंकि इसके बाद जो चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं काइनेमेटिक्स, और देखा जाए तो 11th में फिजिक्स की जो शुरुआत है इसी चैप्टर से होने वाली है, जो आगे हम स्टार्ट करने वाले हैं। मोशन इन 1D से स्टार्ट करने वाले हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जाने के बाद पहले सीधे जाएंगे, उसके बाद मोशन इन प्लेन चलेंगे, उसके बाद फिर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, पुली, बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। तो देखिए, एक और एग्जाम्पल मैंने बोला, जैसे मान लो x 2 3 dx, ठीक है। ये अगर इसको इंटीग्रेट करना हो, क्वेश्चन ये है इंटीग्रेट इसको इंटीग्रेट करो, ऐसा क्वेश्चन है। तो अगर इसको इंटीग्रेट करना है, फिर वही फार्मूला सबसे पहले इस पे अप्लाई करना है आपको, क्या, x टू द पावर n का फार्मूला। पावर कुछ नहीं दिख रहा तो 1 तो है ना, तो x टू द पावर 1 + 1 डिवाइड बाई 1 + 1, और लिमिट क्या है हमारी 2 से 3 है, तो x² बाई 2, लिमिट क्या है 2 से 3 है, 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, x² बचा, और लिमिट क्या है 2 से 3 है, तो 1/2। चलो लिमिट रखते हैं, लिमिट एक बार फिर से देखो ध्यान से, जिसको नहीं समझ में आया। x की जगह पहले अपर लिमिट रखना है, x की जगह x की वैल्यू अपर लिमिट में कितनी है 3, और पावर क्या दिख रहा है स्क्वायर, माइनस, फिर x की जगह लोअर लिमिट माइनस लगाना है, ध्यान रखना, x की जगह लोअर लिमिट x की जगह कितना रखना है 2, और उसके ऊपर पावर कितना है 2। सॉल्व करो, 1/2, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 - 4 5/2 आंसर। तो ये तरीका होगा, इस तरह से हम किसी भी चीज़ को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे मान लो कि अगर हमारे पास वेलोसिटी का इक्वेशन है, इफ वेलोसिटी, इस टाइप के क्वेश्चन हम काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे भी। इफ वेलोसिटी v = 3t² + 2t प्लस चलो 3 मान लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन ये फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट। इस वेलोसिटी से हमें, इस वेलोसिटी के इक्वेशन से हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। देख रहे हो, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, ध्यान से। एट टाइम फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट t = 1 सेकेंड टू t = 2 सेकेंड। हमारी लिमिट दे दी, क्वेश्चन की लिमिट है कि टाइम जो t है ना, टाइम है, टाइम की लिमिट क्या है 1 से 2 है। वो बाद में करेंगे, देखो कैसे करेंगे। पहले ये समझो कि इस वेलोसिटी से हमें कैसे डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो इस वेलोसिटी को आप क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी v = डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख सकते हैं कि नहीं। v = डिस्प्लेसमेंट, ds को हमने डिस्प्लेसमेंट ले लिया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख सकते हैं, ठीक है, d। तो वेलोसिटी v की जगह हम लिख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, v की जगह हमने लिया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ये 3t² + 2t + 3, अभी कुछ चेंज नहीं किया, केवल वेलोसिटी को क्या लिख दिया, फार्मूला उसका लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख दिया। अब क्या करना है, dt का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ds = 3t² dt + 2t dt + 3 dt। भाई dt का तो सब में मल्टीप्लाई होगा, ठीक। अच्छा, अब इसको इंटीग्रेट करना है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट इट, ठीक, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ ds, इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देंगे 3, इंटीग्रेशन ऑफ t² dt + 2 कांस्टेंट बाहर t dt + 3 इंटीग्रेशन ऑफ dt। देख रहे हो ना, बहुत आसान होता है, इंटीग्रेशन आ गया तो फिर फिजिक्स में मजा आएगा करने में। ds का, अब देखो अभी बताया था मैंने, ds का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, कुछ नहीं है यहाँ, कांस्टेंट 1 वैल्यू है,
तो केवल केवल क्या लिखोगे, s लिखोगे, इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट है, t स्क्वायर का क्या होगा 2 + 1 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 2 t पर 1 है पावर तो 2 1 + 1 कितना हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ dt का क्या हो जाएगा केवल केवल t हो जाएगा। सीख चुके हो? चलो इक्वेशन मिल गया हमें, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो s इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, s इज इक्वल टू इस इक्वेशन को फिर से लिख लें t³ प्लस t स्क्वायर प्लस 3t। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, टाइम हमें दिया है, टाइम की लिमिट क्या है 1 सेकेंड से 2 सेकेंड तक। अब इसमें लिमिट रख दो, t³ की लिमिट कितनी रखेंगे भाई 1 से 2, सबकी लिमिट, टाइम की लिमिट है t स्क्वायर, इसकी लिमिट क्या है वही है 1 से 2 प्लस 3t, लिमिट क्या है 1 से 2। चलो वैल्यू रख दो, सबसे पहले अपर लिमिट तो 2³ माइनस फिर t की जगह 1³ प्लस t की जगह 2 रखोगे तो 2 यहाँ स्क्वायर है t का तो स्क्वायर रहेगा -1 स्क्वायर प्लस 3, अब यहाँ t की जगह फिर 2 आएगा, t पर पावर 1 है तो कुछ नहीं लिखना है -1 कर देना है। अब इसको सॉल्व करो, 8 - 1 7 7 8 - 1 क्या हो गया 7 प्लस 2 स्क्वायर -1 4 - 1 3 7 और प्लस 3 10 एंड 2 - 1 3 10 प्लस 3 13 मीटर। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया s इज इक्वल टू 13 मीटर। तो इस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट, इस टाइप के क्वेश्चन अभी हमें काइनेमेटिक्स में पढ़ने हैं, लेकिन एग्जांपल लिया मैंने ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया अच्छे लेवल का लग जाए। तो इस तरह से आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं और इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट यहाँ से हम लोग सीख लेंगे तो आगे बहुत ही आसानी होगी। चलिए आप पढ़ते रहें, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।